अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी आरजे रौनक भाई की और ईरान इजराइल सीज फायर नेतन्याहू और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। तो दोस्तों आखिरकार 12 दिन की लड़ाई के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यह है कि आखिर इस वॉर का हासिल क्या हुआ है, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है। क्या इजराइल ने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए? क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ देगा? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में 12 दिन की इस लड़ाई के एक एक एंगल की जानकारी आपको दे। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की। तो हुआ ये कि 24 जून की सुबह अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति अमेरिकी सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि आखिरकार इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने इजराइल और ईरान दोनों देशों का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ये दोनों देश एक साथ मेरे पास आए और बोले कि हमें पीस चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छी बात मिडिल ईस्ट के लिए और क्या हो सकती है। ट्रंप ने ईरान का भी मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ईरान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने कतर में हमारे मिलिट्री बेस पर हमला करने से पहले हमें इसकी जानकारी दे दी। ईरान ने जो 14 मिसाइल्स हम पर दागी थी उनमें से हमने 13 को हवा में ही खत्म कर दिया। एक मिसाइल जो रास्ता भटक गई थी उसे हमने नहीं मारा और वो अपने आप नीचे गिर गई। ऐसा लिखकर एक तरीके से ट्रंप ने यह प्रूव करने की कोशिश की है कि हमारे सामने ईरान की कौनो औकात नहीं है। उसने सिर्फ दिखावे के लिए हम पर अटैक किया था लेकिन हमने उस अटैक की हवा निकाल दी। ये ट्रंप बोलना चाह रहे थे। इसके बाद ट्रंप ने कुछ और बकवास की और ये लिखा कि अब इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन तभी अमेरिका के ही एक बड़े न्यूज चैनल CNN ने ट्रंप के इस झूठ की पोल खोल दी। CNN ने एक डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि ईरान और अमेरिका में ये सीज फायर करवाने में कतर के शेख का बड़ा रोल रहा है। खबर यहां तक है कि जो ट्रंप ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने का दावा कर रहे हैं, खुद उस ट्रंप ने कतर में अमेरिकन बेस पर ईरानी हमलों के बाद कतर के शेख से रिक्वेस्ट की थी कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर करवा दो, जिसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी ने ईरानी हुकूमत से बात की। ईरान ने जब इस पर अपनी रजामंदी दी तब जाकर ये सीज फायर पूरा हुआ है। मगर ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर जाकर ढिंडोरा पीट दिया कि हमने सीज फायर करवाई है। लेकिन ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हमने ऐसे किसी सीज फायर पर साइन नहीं किया है। इसके बाद इजराइल ने बताया कि ट्रंप की इस पोस्ट के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स इजराइल के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में गिरी हैं। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तब तक उस अटैक में 5 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर नीचे गिर चुकी थी। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा था। मगर इससे पहले इजराइल इस हमले का जवाब देता तब तक ट्रंप ने एक और पोस्ट करके लिख दिया कि अब सीज फायर लागू हो चुका है। मैंने दोनों देशों से मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इसका वायलेशन ना करे। बस फिर क्या था, इसके बाद पहले नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से पोस्ट आई और फिर इजरायली आर्म फोर्सेस की तरफ से भी पोस्ट आ गई। दोनों ने जो स्टेटमेंट इशू किया है उसमें साफ लिखा है कि हमने इस ऑपरेशन में जो भी सेट टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है, उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बर्बाद कर दिया है। बावजूद इसके हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। ये किसने बोला? ये इजराइल ने बोला। अगर ईरान की तरफ से कोई भी बदमाशी की गई तो इजराइल इसका करारा जवाब देगा। फिर ईरानी मिलिट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यहूदी सरकार से लड़ने में जो ताकत दिखाई है उसने हमारे दुश्मन को इस सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया है। ये इस्लाम की ताकत है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाया तो उसको इसी तरह का करारा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर की इस अनाउंसमेंट के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि ये सीज फायर कब तक रहेगा तो उनका जवाब था हमेशा के लिए। और अपने आप में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सच में अब ईरान और इजराइल में परमानेंट सीज फायर हो गया है? क्या ये दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़ेंगे? इससे पहले कि इन तमाम सवालों के एक एक करके जवाब दें, आप हमारे TRP चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना, सीखने लायक बहुत सारी बातें। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 11-12 जून को जब इजराइल ने 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ ईरान पर हमला किया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। पहले दिन के हमले में इजराइल ने ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान मिलिट्री की पूरी टॉप कमांड और ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पहले हमले में ही ईरान का गेम हो गया है। उसके अगले कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान के एयरबेसेस पर पूरी तरह सुप्रीमेसी अचीव कर ली, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया। तेहरान में हर बड़ी सरकारी इमारत, हर मिलिट्री ठिकाने को इजराइल ने बर्बाद कर डाला। फिर रही सही कसर 22 जून की सुबह हुई जब अमेरिकन स्ट्राइक ने इस कसर को पूरी की, अटैक कर दिया। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर
क्लस्टर बम्स गिराकर उसे बर्बाद कर डाला। लेकिन ये कोई छोटा मोटा लेकिन नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान को घुटनों के बल ला दिया? क्या इजरायली और अमेरिकन हमलों के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के ईरान पर अटैक करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बना रहा है और दोनों देश उसे ऐसा करने से रोकना चाहते थे। मगर खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अमेरिकन अटैक के बावजूद फॉर्दो साइट्स पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ईरान तो ये बोल ही रहा है कि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हमने जरूरी कंपोनेंट्स को पहले ही वहां से मूव कर दिया था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला किया था, अगर वो पूरी तरह से सलामत है या यूं कहें कि उसे बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें अब भी ईरान के पास मौजूद हैं, तो फिर इजराइल को इस अटैक से मिला क्या? दूसरा सवाल यहीं पर यह आता है कि अगर इजराइल और अमेरिका दोनों ही श्योर नहीं है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया, तो फिर इतनी जल्दी ये सीज फायर क्यों, ये लड़ाई खत्म क्यों कर दी गई? क्या ये सच है, जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कि ईरान ने इस लड़ाई में जिस तरीके से पलटवार किया उसकी उम्मीद अमेरिका और इजराइल दोनों को नहीं थी? ईरान ने 12 दिन की इस पूरी लड़ाई में 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च की थी। 365 के करीब इनमें से इजराइल ने इंटरसेप्ट कर ली थी, लेकिन 30-40 मिसाइलें इजराइल में आकर गिरी थी। अब जो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स के इंपैक्ट को नहीं जानते, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इतनी मिसाइलों का किसी देश में गिरने का क्या मतलब होता है। अगर एक भी बैलिस्टिक मिसाइल किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर गिरती है तो वो पूरी की पूरी इमारत को एक बार में वो मिसाइल गिरा सकती है। तभी आप देखिए तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा दी। अब आप पूछेंगे कि भाई इजराइल ने तो ईरान में ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो डरना तो ईरान को चाहिए था, फिर इजराइल में इतना पैनिक क्यों हो गया? इसे आप ऐसे समझो ना कि इजराइल में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है, और किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह मिसाइलों का घरों पर गिरना, लोगों का मरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे हर एक हमले के बाद पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, ईरान के हमलों के बीच ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसे हमलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों का असला बचा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये क्लेम कर रहा था कि भाई हम तो 2 महीने से 6 महीने तक की लड़ाई का माल लेकर बैठे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 15 दिन लड़ाई और चलती तो इजराइल हथियार डाल देता, हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। हर दिन उसके एयरबेसेस तबाह हो रहे थे, उसके फाइटर जेट्स को टारगेट किया जा रहा था, उनके 1/3 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद हो चुके थे। हालत तो ईरान की ज्यादा खराब थी। बस ये हम जरूर कह सकते हैं कि ईरान ने जिस तरह का अटैक इजराइल पर किया, उससे इजराइल और अमेरिका दोनों ओवरवेल्म्ड हो गए। उन्हें साफ समझ आ गया है कि ये लड़ाई कुछ दिन और चलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात, 12 दिन के बाद लड़ाई उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां इजराइल और अमेरिका दोनों को यह डिसाइड करना था कि अब इस लड़ाई को और कहां लेकर जाना है। हम एक पल के लिए मान भी ले कि दोनों कंट्रीज श्योर हो गई थी कि हाँ भाई हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्हें खुद से ये पूछना था कि अब इस लड़ाई से और क्या अचीव करना है। इसके बाद इजराइल और अमेरिका चाहते तो खुमैनी का तख्ता पलट कर सकते थे और लड़ाई को तब तक खींचते जब तक कि खुमैनी को या तो मार नहीं दिया जाता या गिरफ्तार वो नहीं हो जाते। पर यह काम इतना आसान नहीं था। रशिया पहले ही ये कह चुका है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश की तो इससे पूरी सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। ऐसा करने के लिए इजराइल और अमेरिका को इराक की तरह जमीन पर अपनी फौजें उतारनी पड़ती। अब ईरान कोई गाजा पट्टी जितना छोटा तो है नहीं। अगर जमीन पर फौजें उतरती तो अमेरिका और ईरान की फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। जब वियतनाम जैसे छोटे से देश में अमेरिका जमीन पर उतरकर वहां की फौज को और लोगों को नहीं हरा पाया तो ईरान में तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हो ही नहीं पाता। वैसे अमेरिका ने और इजराइल ने कई बार ये सिग्नल दिए थे कि जब तक खुमैनी को हटाया नहीं जाता तब तक ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, खुमैनी कोई अकेला आदमी तो है नहीं, पूरी की पूरी ईरानी फोर्स उनके साथ खड़ी है। उनके तख्ता पलट से पहले बहुत ज्यादा खून खराबा करना पड़ता और इसके लिए इजराइल और अमेरिका दोनों तैयार नहीं थे। इजराइल को हर दिन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिराने में $300 मिलियन खर्च करने पड़ रहे थे। ऊपर से अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाते। ये बात व्यापारी ट्रंप को हरगिज कबूल नहीं होती। वॉर में कितना खर्चा होता है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने के लिए यूएस ने जिन B-2 बॉम्बर्स को भेजा था, उन 7 बॉम्बर्स को यूएस से ईरान तक आकर जाने में 320 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च आया। और ये हम सिर्फ एयर फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें उन बमों की कॉस्ट तो जोड़ी नहीं गई है। इसलिए इन दोनों मुल्कों को लगा कि भाई अभी के लिए ईरान को इतना सबक देना ठीक है और खुमैनी को हटाने का प्लान अभी टाल देना चाहिए।
इजराइल और अमेरिका तो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो टारगेट्स थे उन्होंने अचीव कर लिए हैं, पर सवाल यह है कि अब ईरान क्या करेगा? क्या सच में ईरान अमेरिकन प्रेशर में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। बल्कि इस 12-13 दिन की लड़ाई में ईरान को अच्छे से समझ में आ गया कि भैया अगर हमें सर्वाइव करना है तो जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बनाना ही होगा। इसलिए ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के अपने काम को और तेज कर देगा और कोई हैरानी नहीं होगी कि इस काम में रशिया और चीन पर्दे के पीछे खुलकर उसकी मदद करेंगे। अब तक होता यह था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखती और यह चेक करती थी कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। अब इस वॉर से होगा यह कि ईरान आईएईए को अपने देश में घुसने नहीं देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और गुपचुप तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ईरान इजराइल को लेकर अपनी सोच बदलेगा? क्योंकि इजराइल अब तक यह इल्जाम लगाता है कि ईरान हुथी, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए उस पर हमले करवाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान अब यह करना बंद कर देगा? तो इसका भी जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ईरान इन प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को लगातार लड़ाई में उलझाकर रखेगा। तो एंड में सवाल यह है दोस्तों कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखेगा, वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को भी हवा देता रहेगा, तो इन 12 दिनों की लड़ाई में इजराइल और अमेरिका को मिला क्या? इस पर हम इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि इजराइल उन देशों में से है जो अपने दुश्मन से 10 कदम आगे की सोच रखता है। कहने को तो दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये लड़ाई कभी खत्म होगी। ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर जैसी ही है। दोनों देश अब भी अलर्ट मोड पे हैं। इजराइल एक सेकंड के लिए भी ईरान से नजर नहीं हटाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी जल्द से जल्द चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई भी साइड झुकने वाली नहीं है, इसलिए कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर बहुत ही जल्द ये लड़ाई किसी और फॉर्म में हमें देखने को मिले। पर फिलहाल अभी के लिए एक इंटरवल तो हो गया है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में आखिर कौन किस पर भारी पड़ा, जीत किसकी हुई? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर भी जरूर जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में दिया है। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बिल्कुल जी, स्थिति इस तरह की बन चुकी है कि यूएसए और इजराइल का ये कहना है कि उनका जो प्लान था, जो टारगेट थे, वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। उनका टारगेट जो था वो तो ये था जी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान के पास है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और रजीम चेंज करना। ना तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और ना ही रजीम चेंज कर पाए हैं, तो फिर जो टारगेट थे वो कैसे पूरे हुए? भारी नुकसान का सामना भी इजराइल को करना पड़ा है। इजराइल का ये गुमान था कि ईरान जैसे कंट्री को दबाना कोई मुश्किल नहीं है, जिसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, जिसका कह ले कि इतना पावर नहीं है कि वो इजराइल के साथ मुकाबला कर सके। टेक्निकल मैदान में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वो इतना पावरफुल कंट्री नहीं है। लेकिन ईरान ने इजराइल और यूएसए के गुमान में भी नहीं था, ऐसे ऐसे मिसाइल रखे हुए थे कि और मिसाइल की संख्या जो थी वो भी बहुत ज्यादा थी ईरान के पास। ईरान तो अभी भी कह रहा है कि हमारे पास जो सामान जंग के लिए पड़ा हुआ है वो 2 से 6 माह के लिए मौजूद है। अब इजराइल को जो कह लें कि डिफेंस सिस्टम इजराइल ने लगा रखे हैं उन बम्स को कह लें कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो बड़ा खर्चा हो रहा है उनका और नुकसान तो जाहिर सी बात है हो रहा है। इजराइल ने यहाँ पे ये भी देखा है कि यार इस चीज को अफोर्ड करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इजराइल तो फिर भी सीज फायर करने के लिए राजी नहीं था। अब यूएसए जो है उसको ये सारी स्थिति नजर आ रही है कि फिल वक्त के लिए सीज फायर करना ही बेहतर है और यहाँ पे कोई चाल भी हो सकती है। जैसा कि ट्रंप ने पहले भी यही कहा था ना कि मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या करना है, हमला करना है या नहीं करना। लेकिन दूसरे ही दिन उसने ये हमला बोल दिया था ईरान के ऊपर। तो जियोपॉलिटिक्स के मैदान में स्टेटमेंट को लेकर तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि फलां कंट्री जो है जी उनका ये स्टेटमेंट आया तो अब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और कुछ चेंज जो है वो हो सकता है। अब यूएसए को मिर्चें तो लगेंगी जिस तरह से ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सिर्फ डैमेज हुआ है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हम उसको रिकवर कर लेंगे और जल्द अज जल्द जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। अब यूएसए और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर एटम बम जो है वो बनाने में ईरान कामयाब हो जाता है
तो उसका कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा यूएसए को और इजराइल को। दोनों जैसे अब धमकी लगा लेते हैं ना ईरान को, आने वाले टाइम में फिर ऐसा नहीं होगा। ये धमकी लगाना फिर कोई आसान काम नहीं होगा। और दूसरी चीज ये, दोनों कंट्री जानते हैं कि जो ताल्लुक है ईरान के तीनों जमातों के साथ, हिजबुल्ला, हमास और हूती, ये तीनों ही सही प्योर कह लें कि कट्टरपंथी वाली जमातें हैं। और इनके साथ ताल्लुक जिस तरह से ईरान के हैं, ईरान आने वाले टाइम में न्यूक्लियर जो है उनके हाथ में दे सकता है। और इससे इजराइल और यूएसए दोनों को बड़ा खतरा लाक हो सकता है, जिसकी वजह से इसके मुतबादल भी कोई ना कोई प्लान, जाहिर सी बात है, वो कर ही रहे होंगे। लेकिन अभी ट्रंप को जिस बात का गुस्सा है ना, वो इस बात का गुस्सा है कि उसके अपने ही न्यूज़पेपर जो है यूएसए के, वो उसको रॉन्ग करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ट्रंप जो है इसका कोई भी इसमें रोल नहीं है, बल्कि ये तो कतर के जो शे हैं सीज फायर करवाने में उनका एक बड़ा अहम किरदार है। अब यहाँ पे ट्रंप को मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहा है कि मेरे कहने पे ये सारा कुछ हुआ, और हुआ तो कुछ है नहीं है, क्योंकि ना तो ईरान ने हमला रोका था, ना इसराइल ने रोका। सीज फायर का ट्वीट होने के बाद भी वो दोनों लगातार आपस में लगे रहे हैं, अपनी ही मर्जी से दोनों रुके हैं। तो यूएसए का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज को लेकर ईरान जो है वो सेलिब्रेट कर सकता है। ईरान अपनी आवाम को बता सकते हैं, ईरानी जो सरकार है, कि भाई देख लें जी, इतने बड़े कंट्री थे, इतनी बड़ी ताकतें थी, और हम उनके सामने झुके नहीं है। हमने इस तरह मुकाबला किया है और ऐसे अपनी ताकत उनको दिखाई है कि देखें दोनों कंट्री जो है वो सीज फायर करने पर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो हमने बना दिया। ईरान सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जानी। अब इजरायली और यूएसए जो सरकारें हैं, वो अपने जो टारगेट उन्होंने लिए हुए थे, उनके अपने ही न्यूज़ चैनल, उनके अपने ही न्यूज़पेपर उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो सियासत है उस तरह से नहीं चमक सकती जिस तरह से ईरान इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकता है। ईरान को अब इन चीज़ों की भी समझ आ गई है कि भाई जिस तरह से पहले न्यूक्लियर एटम चेक करने वाली एजेंसी थी, उनको बताना पड़ता था सब कुछ, अब उससे भी गुपतचर होकर वो सारा जो प्रोग्राम है वो अपना कंटिन्यू रखेंगे और जल्द अज जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये तो सब जानते हैं जी, इसके पीछे रशिया जो है और चाइना, वो दोनों इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ईरान को मोहरा बनाकर आगे पेश करेंगे और अपने जो पुराने बदले हैं उनके वो लेना चाहते हैं। और यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करने का मकसद ये होगा कि आने वाले टाइम में यूएसए की तरफ से अगर कोई भी रिएक्ट किया जाता है तो उसको भारी जो रिप्लाई है वो दिया जा सके। रशिया को अपना गुस्सा है। रशिया को ये पता है कि यूक्रेन की इतनी पावर नहीं थी, लेकिन यूएसए ने उसको गाइड किया, और यूएसए ने गाइड करने के बाद जो इतना बड़ा हमला करवाया अगर यूक्रेन से रशिया में, तो सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो यूएसए की थी। अब रशिया को वो गुस्सा भी है, रशिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ईरान को वो मोहरा बनाकर तो अपना जो प्रतिशोध है, अपना जो बदला है, वो यूएसए से लेना चाहता है। तो बिल्कुल जी। और लेकिन इस जंग में जीता कौन और हारा कौन, ये बात तो जाहिर है सब ये कह रहे हैं कि जाहिर इजराइल का भी नुकसान हुआ है, उसके बाद ईरान का भी काफ़ी सारा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान की काफ़ी सारी जो है वो तबाही हुई है, लोग भी ज़्यादा मरे हैं, कैजुअलिटी भी ज़्यादा हुई है, ज़ख्मी भी ज़्यादा हुए हैं। 4000 से जो है वो ज़्यादा 5000 तक जो हैं वो ईरान में ज़ख्मी हैं। और मर भी मेरे ख्याल में कितने के होंगे, 600-700। तो अगर इसराइल में देखा जाए तो इसराइल में कैजुअलिटी इतनी नहीं हुई है, 30 के लगभग जो है वो लोग जो है वो मरे हैं, और जो अपना ज़ख्मी हुए हैं वो 3500 के करीब हैं। तो कम तो जो है वो ज़ाहिर इसराइल में ही हुए हैं कैजुअलिटी, और नुकसान भी कम हुआ है, इसराइल में बिल्डिंग कम गिरी हैं। लेकिन ईरान में देखा जाए तो ईरान में बिल्डिंग भी ज़्यादा गिरी हैं, ईरान में कैजुअलिटी भी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा इस चीज़ से। और ईरान के न्यूक्लियर जो है वो लोग थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसके बाद फ़ौज के जो है वो उनके ओहदेदार, पॉलिटिक्स ओहदेदार बड़े बड़े जो है उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। तो जीत असल में देखा जाए तो जीत जो हुई है वो ईरान की हुई है। बेशक नुकसान हुआ है ज़्यादा, लेकिन जो मकसद था इसराइल का वो पूरा नहीं हो पाया। तो जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो समझे कि इसराइल ने जिस मकसद के लिए ये सारा कुछ शुरू किया वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ, तो हार हो गई। इसी को हार जो है वो देखा जाता है। जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया का 1971 में वार हुई,
और उसके बाद जो है बांग्लादेश अलग हो गया और सबको नज़र आ रहा है कि जी भाई पाकिस्तान का जो है वो जो मकसद था इंडिया का बांग्लादेश को अलग करना वो पूरा हो गया। पाकिस्तान फिर हार चुका था। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान हार चुका था। तो इसीलिए जो मकसद जिस मकसद के लिए जंग लड़ी जाती है अगर वो मकसद पूरा ना हो तो समझिए आप हार चुके हैं। चाहे अगले का जितना मर्जी नुकसान हो और कर लें नुकसान जो लेकिन जो असल में करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, वो टारगेट अचीव नहीं होता, तो उस वजह से जो है वो हार उन्हीं की होती है और ये इसराइल की हार है। और जो ट्रम्प कर रहा है जी, ट्रम्प जो मुझे अभी पता चला कि कतर का जो अपना प्रिंस है वो जो है वो उसने सुलह करवाई है ईरान और अमेरिका में, और अमेरिका ने इसराइल और ईरान में। तो वही सीएनएन जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सीएनएन के खिलाफ हो गया था। वही जो पिछली वीडियो में मैं कह रहा था, सीएनएन और अपना न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है ऐसी न्यूज़ दी गई तो उसके बाद वो कहता है झूठ बोल रहे हैं ये, मैंने सीज़ फायर करवाया है दोनों का, और सीज़ फायर को जो है वो अमल करना पड़ेगा इनको। तो इसलिए मुझे लगता है वो सीएनएन और ये न्यूयॉर्क न्यू टाइम्स जो है वो उस पे भी भड़का हुआ था ये ट्रम्प। ट्रम्प जो है वो कभी कोई बयान दे देता है, कभी कोई बयान दे देता है, कभी कुछ कर देता है, करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। वो प्रशांत सर की बात के जो है वो दिमाग तो इसने सुलाया हुआ है, और लेकिन इसका जो जुबान है ना, जो मुख है, वो नहीं सो रहा। वो भी शांत हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, नहीं लेकिन वो नहीं हो रहा ट्रम्प का। ट्रम्प जो है वो बार बार यू टर्न भी ले लेता है। और लेकिन ये सीज फायर जो है वो ये भी एक नाम का ही है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में हाईलाइट है दोनों, इसी तरह जो है वो इसराइल और ईरान में भी हाईलाइट है। वो ये इस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं ले रहे कि सीज फायर हो चुका है, और उनको पता कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ मुल्क से जो है वो चाल चल जानी है कोई ना कोई। तो सीज फायर जो है वो फिर से ख़त्म हो जाएगा और नुकसान ना हो इसलिए जो है वो लड़ते हैं सब। और बहरहाल वो तो आगे देखेंगे क्या होता है। तो फिल वक़्त तक तो शांति हो चुकी है, और ना ईरान जो है हमले कर रहा है, ना ही इज़राइल हमले कर रहा है। तो लेकिन जब तक वीडियो अपलोड हुई है ना, और फिर से जंग शुरू हुई हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस चीज़ पे भी। तो ना हो तो बेहतर है यार। मैं यही सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ है कि सीज़ फायर हो गया, दोनों ने बैकफुट ले लिया दोनों कंट्रीज़ ने। और चाहे जिसके भी कहने पे लिया, ट्रम्प हो या कतर का शहज़ादा हो, जो भी हो, लेकिन ये है कि दोनों ने जो है वो बैक स्टेप एक लिया है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इंसानियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, बैक स्टेप ले लिया दोनों ने। तो अभी बहरहाल आगे देखेंगे कि क्या होता है अब, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी किसी भी वक़्त हो सकता है। बिल्कुल, ये प्रोडिक्शन करना भी गलत होगा क्योंकि हम तो जहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई प्रोडिक्शन करेगा या कोई कंट्री भी करती है, भाई वो प्रोडिक्शन जो है मुकम्मल नहीं होगा। एक वर्ल्ड पावर में बंदा जो है वो उनकी सुलह करवाना चाह रहा है और वो बात कर रहा है और उसकी नहीं सुनी जा रही, और फिर उसे भी इन्वॉल्व होना पड़ा बीच में। और जो उसने किया वो तो जंग को बढ़ाने वाली बात थी, लेकिन सिचुएशन जो है वो नीचे आ गई और वो उसका क्रेडिट लेना चाहता था कि सीज़ फायर मैंने करवाया। अगेन दूसरी बार इंडिया पाकिस्तान का भी करवाया और इजराइल और बता गया, अपनी ईरान का भी। ताकत भी शो की ना, बिल्कुल, वो ताकत होल्ड वाला तो कर पत्ता रहे भी हैं। खेला, और उसके बाद कहा कि मैं सीज़फायर करता सीज़ हूँ, फायर बड़ा करा दिल मैं करता हूँ, मैं तो रोकता हूँ, ये सारा कुछ। दोनों चीज़ें, दोनों क्रेडिट जो है वो लेकर वो कह लें कि तारीख में अपना नाम रकम करना चाहता है, नाम लिखना चाहता है कि मैं जाऊं तो मेरे बाद याद किया जाए मुझे एक अच्छे जेस्चर के साथ, ठीक है, और मेरा नाम हो उसमें। तो उसे पता है ये लास्ट बारी है, मैं लास्ट बारी खेल रहा हूँ, इक़्तिदार पे हूँ। उसके बाद जो है उनका कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता दोबारा, वो नहीं आ सकता ट्रम्प जो है। तो उसे पता है लास्ट टाइम है तो मैं ये लास्ट टाइम जो है पारी खेल लूँ। यहाँ पे वो अपने चैनल को इसीलिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई उन्होंने ओरिजिनल खबर निकाल कर मीडिया के सामने जो है लोगों के सामने रख दी कि कतरी शहज़ादा हैं, शेख हैं, उन्होंने जो है ये सुलह करवाई, ये सीज़ फायर करवाया और उनका किरदार है इसमें। तो हाँ, अगर ट्रम्प वहाँ पे कहता कि हाँ उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने मेरे थ्रू बात की, मेरी सजेशन ली, इस तरह की बात होती, मतलब वो कहता कि चैनल पे ये चीज़ नहीं चलाई गई कि मेरी मुशावरत के बाद, मतलब मुझसे सजेशन ली गई या मेरी सजेशन ली गई, वो बात हुई और उसके बाद उन्होंने सीज़ फायर करवाया, तो फिर कहीं न कहीं 19-20 होती थी बात और फिर हज़म भी हो जाती थी और एक्सेप्ट भी की जा सकती थी उन लोगों के थ्रू। वो पढ़ी लिखी कौम है और वो इन चीज़ों को तो भाई बड़ी डीपली देखते हैं और वो डायरेक्ट वे में कह रहा है और कोई मान नहीं रहा। अब वो जिस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है दोनों कंट्रियों के खिलाफ,
तो वो भी ये कह लें कि वो अपने थ्रू कर रहा है जो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन जो है ईरान और इसराइल की, वो ऑलमोस्ट जो है वो हर चीज़ जो है वो शट डाउन हो चुकी है। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि ये शट डाउन रहे और आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो, और लेट्स सी वो अपने एटम पे किस तरह काम करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, क्या करते हैं, क्या होती है सिचुएशन, और वो बनाने के बाद क्या लाएअमल अपनाते हैं। अब पूरा खुफिया रखेंगे ना। चले वो आरजन अनक भाई भी बात कर रहे हैं कि वो बनाएंगे, और वो जो टीम आती है वो चेक करती है आपके जितने भी असासे हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। अब वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप एक खुफिया तौर के ऊपर जल्द अज जल्द या लेट सही उस चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं अपने तौर पे, तो करेंगे। उसके बाद वो दोबारा ईरान अपने पाँव के ऊपर प्रॉपर खड़ा होगा, और वो क्या लाएअमल अपनाता है, क्या सिचुएशन उसके बाद होती है, वो देखने लायक होगा। और इसराइल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करता है, जब उसे पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर बन गया है वो, तो फिर सिचुएशन जो है, फिर अमेरिका क्या किरदार अदा करेगा, फिर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी नावान देख रहे हैं और फिर फ्यूचर वाला देखेंगे, फिर लोग फैसला करेंगे कौन सही था उस वक्त, किसने सही निर्णय लिया था, किसका बयान किस वक्त कैसा था, गलत था सही था, फिर पता चलेगा। बहरहाल जी, फ्यूचर के ऊपर बातें हैं सारी। और चले, ये चीज़ अच्छी हुई कि जंग जो है फिर फोर जो है ये इस पे रोक लग गई। और बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी जो है सिचुएशन के ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके तमाम में भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।